नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं तरुणा चौधरी सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद की हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज मैं क्लास 8 का हिंदी फर्स्ट का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है वर्तनी का शुद्ध रूप और वर्ण संयोग। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ वर्तनी अर्थात मात्रा, शुद्ध मतलब सही रूप में लगाना, और वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। हम सभी यह जानते हैं। तो किस प्रकार से हम वर्णों को जोड़ें, उनकी संधि करें कि शुद्ध रूप बने, यह सभी बातें हम इस पाठ में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगी कि हिंदी ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। हिंदी के बोलने में और लिखने में कोई अंतर नहीं होता। यदि आपका उच्चारण शुद्ध है तो आप शुद्ध वर्तनी लिख पाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों का उच्चारण शुद्ध नहीं होता, इसलिए उनके हिंदी भाषा के लेखन में अशुद्धियां आ जाती हैं। वे मात्राओं का सही प्रयोग नहीं कर पाते। तो इसे कैसे दूर कर पाएंगे? इसको दूर करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो आज हम कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जिनका प्रयोग तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उच्चारण अशुद्ध होने के कारण उन्हें हम शुद्ध रूप में नहीं लिख पाते। तो यहाँ मैं केवल शुद्ध रूप ही बोलूंगी, जिससे आप शुद्ध सुने और शुद्ध ही याद करें। तो पहला शब्द है यहाँ पर हमारा ऐतिहासिक। कौन सा है? ऐतिहासिक। दूसरा इकलौता। साधारण, अध्ययन, उत्तरदायी, अनुकूल, पूजनीय, अधीन, पंडित, पितृभक्ति, परीक्षा, क्षमा, गांधी, विश्वास, सांसारिक, उपलक्ष्य, प्राण, सूर्य, प्रतिच्छाया, पहुंच, हिंदुस्तान, गुरु। वर्ण संयोग। यह तो आप जानते ही हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के संयोग से ही शब्द बनते हैं। हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जबकि लिखित भाषा में ध्वनियों को अंकित करने के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो ध्वनियां बोलते हैं उनको हम हिंदी में वर्ण कहते हैं। तो आइए हम सीखें किस प्रकार वर्णों के योग से ध्वनियों का निर्माण किया जाए। अब सबसे पहले देखेंगे हम वर्ण संयोग के नियम। पहला, हिंदी स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं।
स्वर क्या है? स्वतंत्र ध्वनियां। इनको बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्वतंत्र ध्वनियां। क्योंकि इनके उच्चारण में किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अ स्वर सभी व्यंजनों में रहता है। ध्यान देंगे, अ स्वर सभी व्यंजनों में रहता है, परंतु लिखते समय व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जब हम बोलते हैं फ, तो उसके अंदर अ होता है, क्योंकि बिना स्वर के तो व्यंजन बोले नहीं जा सकते। लेकिन उसको हम लिखते समय दिखा सकते हैं उसमें से अ अलग कर कर। जैसे फल, फ जमा ला, फल। इसमें जो फा और ला है, इसमें क्या है? अ स्वर मिला है। उसको हम अलग करके कैसे दिखाएंगे? फ जमा अ जमा ल जमा आ। यहाँ पर हमने फा में से अ, ला में से अ अलग कर कर दिखा दिया। हम लिखते समय तो अ को अलग दिखा सकते हैं हलंत लगाकर। बोलते समय हम बिना स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं बोल सकते। दूसरा देख लीजिए यहाँ, कमल, क जमा म जमा ला। अब इसमें से हम अ अलग करेंगे, क जमा अ जमा म जमा ल जमा आ। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। उनको हम लिखकर दिखा सकते हैं स्वर रहित, लेकिन बोल नहीं सकते। अब नंबर 2, स्वर और व्यंजन का संयोग। क, जब स्वर व्यंजन से पहले आते हैं तो अपने मूल रूप में ही लिखे जाते हैं व्यंजन से पहले आने पर। ठीक है, जैसे अनार, आकाश, इमली, ईमानदार, उपयुक्त, ऊन, एक, ऐश्वर्य, ओस, औरत, ऋषि। ख, यदि स्वर व्यंजनों के बाद आते हैं तो उनके मूल रूप स्वयं नहीं लिखे जाते, बल्कि इनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। क्या मतलब हुआ? जब स्वर व्यंजन के बाद आएगा तो क्या होगा? उनकी मात्रा लगेगी। याद रखें, अ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं निश्चित हैं। यह हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। अनार, अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ। बात, दिन, नदी, दुराचार, दूध, गृह, रेखा, कैसा, चोर, नौकर आदि। तीसरा, व्यंजन और व्यंजन का संयोग। अभी तक हम स्वर और व्यंजनों का संयोग देख रहे थे। यहाँ पर हम देखेंगे व्यंजन और व्यंजन का मिलना। व्यंजन का व्यंजन से संयोग करने पर संयुक्त व्यंजन बनता है। व्यंजनों के संयोग संबंधी नियम क्या हैं? पहला देखेंगे क, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप। खड़ी पाई यानी कि ये जो अ की मात्रा है वो कहलाती है खड़ी पाई वाले व्यंजन। जब अपने पश्चात आने वाले व्यंजनों से जुड़ते हैं तो इनकी पाई हटा दी जाती है। जैसे बच्चा, इसमें से च में से पहले वाले च में से खड़ी पाई हटा दी गई। ख्याति में से ख में से खड़ी पाई हटा दी गई। ऐसे ही है ग्वाला, सच्चा, ध्वज, व्यास, कुत्ता,
न्याय, ध्वनि, प्यारा, डिब्बा, प्राप्त, मम्मी, पत्थर आदि। इन सब में हमने देखा खड़ी पाई हट गई है। ग में से, च में से, ध में से, व में से, त में से, न में से, ध, प, ब, प, म, ता में से खड़ी पाई हट गई। अब ख, बिना पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप। अब जिनमें खड़ी पाई नहीं होती वो कैसे बनते हैं? जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती उन्हें लिखते समय हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़, द, छ और हा। इनमें खड़ी पाई नहीं है तो इनको आधा दिखाने के लिए हम हलंत लगा देते हैं। ये व्यंजन बिना पाई वाले हैं। इनके संयुक्त रूप इस प्रकार हैं। जैसे लट्टू, ट आधा है तो वहां पर हलंत लग गया। द्वार, द में हलंत। चिन्ह, ह में हलंत। पंकज, ड़ में हलंत। बुढ़ा, ड में हलंत। ग, क एवं ख से बने व्यंजनों का संयुक्त रूप। जैसे पक्का, रक्त, दफ्तर, हफ्ता। ठीक है, इनमें कैसे हो गया वो देख लेंगे। अब घ, रा के संयुक्त रूप। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इसको बोलने में ही, लिखने में ही सब गलती करते हैं। पहला, यदि र का उच्चारण स्वर के साथ हो तो इसके संयुक्त रूप जैसे राजा, रुपया, रूप, रोटी होते हैं। यहाँ ध्यान देना है रुपया और रूप में। यहाँ पर हम देखते हैं र में, रुपया में छोटा ऊ है तो छोटा ऊ होने के कारण कैसा वो ऊ बना, उसमें आगे गोल नहीं है। जब बड़ा ऊ रा में लगाया गया तो उसमें आगे गोल बना है। तो दोनों में अंतर देख लेंगे। रा में जब छोटा ऊ मिलता है तो कैसा बनता है और रा में जब बड़ा ऊ बनता है तो कैसा बनता है, इसका ध्यान रखना है। नंबर 2, दूसरा देखेंगे। जब र का उच्चारण दो वर्णों के बीच में हो तो, ठीक है, दो वर्णों के बीच में जब र आएगा तो र शिरोरेखा के ऊपर लगता है। शिरोरेखा के ऊपर लगता है लाइन के, तो हम इस रूप को क्या कहते हैं? रेफ। क्या कहते हैं इसको? रेफ, जो सिर के ऊपर लगता है। जैसे कर्म, क जमा अ, र जमा म जमा अ, कर्म। सर्प, धर्म, पर्वत, दर्पण आदि। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, इसकी आवाज आती है पहले, लगता है बाद में। जैसे कर्म, र फिर माँ, लेकिन लगेगा ये माँ पर। ऐसे ही सर्प, प से पहले आवाज आई लेकिन लगेगा पा पर। धर्म, माँ से पहले आवाज आई लगेगा माँ पर। पर्वत, पा के बाद आई आवाज लेकिन लगेगा वा पर। दर्पण, पा के ऊपर लगेगा जबकि आवाज आई द के बाद। तीसरा, जब र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र इस प्रकार लिखा जाता है। जब रा से पहले कोई स्वर रहित, उसके अंदर स्वर ना हो। प्राण, इसमें पा जो है उसमें स्वर नहीं है, प आधा है तो वो पैरों के नीचे आ जाता है। प जमा र जमा आ जमा णा जमा आ, प्राण। प्रकाश, इनमें प जो है वो स्वर रहित है और र स्वर वाला है लेकिन वो लगेगा नीचे। इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे लग रहा है तो वो आधा है, वो पूरा है और स्वर के साथ है। प्रकार, प्रमाण, प्रति,
ग्राम, ब्रज, भ्रम आदि शब्द इसी तरह लिखे जाते हैं। अब देखेंगे चौथा, यदि स्वर रहित ट और ड के साथ र का संयोग हो तो र कैसा लिखा जाएगा? ट जमा र, ट्र, ट्रक, ट्रॉली, ड्रम, राष्ट्र। ठीक है, ट और ड में र का संयोग होने पर वो नीचे लगता है। ठीक है, उल्टे वी की तरह। पांचवा देखेंगे, श के साथ र का संयोग होने पर र इस प्रकार लिखा जाएगा, जैसे श जमा र, श्र, श्रीमान, श्रवण, श्रम आदि। छठा, स के साथ र का संयोग होने पर उसका रूप स्र बन जाएगा, वो ऐसे नीचे आ जाएगा, जैसे स जमा र, सहस्र, स्रोत आदि। ठीक है, ड़, ण, य, ण, न और म व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। किसके स्थान पर? ण, य, ण, न और म, इनके स्थान पर अनुस्वार यानी कि बिंदी लगानी होती है। पंकज, ठीक है, पंच, चंचल, कंठ, पंडित, अंधा। और ध्यान देने वाली बात है, जब दो पंचाम अक्षर इकट्ठे आते हैं तो पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, तो उसे मूल रूप में ही लिखा जाता है, जैसे जन्म, अन्न और सम्मेलन। दो दो पंचम अक्षर आ रहे हैं यहाँ पर, न और म दोनों पंचम हैं, न दोनों पंचम हैं, म दोनों पंचम हैं, तो इनको उसी रूप में लिखा जाएगा जो इनका वास्तविक मूल रूप है। चौथा, विदेशी ध्वनियों के लिखने की व्यवस्था। जो बाहर से शब्द आए हैं उनको कैसे लिखेंगे? हिंदी में विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी, अंग्रेजी की ध्वनियों को अपनाया है। व्यंजनों के लिए नए वर्ण बनाए गए हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ। स्वरों के लिए नए वर्ण बनाए गए हैं, जैसे अ। नंबर 5, चिन्हों का प्रयोग। जब संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है तो उन्हें अलग करके लिखा जाता है, जैसे विशाल ने, विशाल को, विशाल से। ने, को और से को अलग लिखेंगे, साथ में नहीं जोड़ेंगे। जब सर्वनाम शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है तो उन्हें सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे उसने, उसको, उसका। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है कि संज्ञा शब्दों के साथ अलग करके लिखा जाता है और सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर। सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखा जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ ध्यान रखने वाली, याद रखने वाली बात क्या है? संज्ञा शब्दों में विभक्ति चिन्ह अलग और सर्वनाम शब्दों में मिलाकर। ठीक है, ध्यान दें, यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह आए तो पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाता है, जैसे उसके लिए चाय लाओ। छठा, क्रियापदों के लिए नियम। संयुक्त क्रियाएं अलग अलग लिखी जाती हैं, जैसे पढ़ा करता है, खेला करेगा, आ सकता है, कर सकता है, खाया करता है आदि। नंबर 7,
य और व का प्रयोग। जहां इन दोनों वर्णों का प्रयोग विकल्प के रूप में किया जाए वहां इनका मान्य रूप ही अपनाना चाहिए। जैसे किए, इसके लिए क्या लिखेंगे अब? किए ए, नई ई लिखना है नई, गए गए में ए लिखना है गए, हुआ हुआ लिखना है अ, वा नहीं लिखना। मुझे स्कूल के लिए जूते चाहिए। मैंने सारे प्रश्न हल कर दिए। मेहमान आ गए। नंबर 8, अनुनासिक ध्वनियां। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण नाक एवं मुंह से होता है। यह स्वरों की एक विशेषता है। इस ध्वनि को अंकित करने के लिए चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। अनुनासिक क्या होते हैं? चंद्र बिंदु। जैसे मुंह, चांद, आंख, पांच, चांद, हंसना आदि। यानी कि जहां पर आधे न से भी कम समय के लिए न की आवाज आती है वहां अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इस ध्वनि का उच्चारण स्वरों की मात्राओं के साथ भी होता है। जैसे शिरोरेखा के ऊपर अंकित की जाती है, जो शिरोरेखा के ऊपर अंकित की जाती है। ऐसी स्थिति में चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु ही लगाया जाता है। मतलब यहाँ पर भी आधे ना से कम समय के लिए आवाज आ रही है, अनुनासिक की आवाज आ रही है, तो वहां पर हम चंद्र बिंदु ना लगाकर केवल बिंदु ही लगा देते हैं। ईंट, नन्नी, चोंच, पेंच, में, मैं आदि। 9वां देखेंगे, संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्य एवं श्र। श क जमा श व्यंजनों का संयुक्त रूप है। इसे क्ष के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे क्षण, क्षमा, कक्षा आदि। त्र त जमा रा व्यंजनों का संयुक्त रूप है। इसे त्र के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे त्रिभुज, त्रिनेत्र आदि। ज्य, ज जमा या व्यंजनों का संयुक्त रूप है। इसे ज्य के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे ज्ञानी, ज्ञानी, यज्ञ आदि। श्र, श जमा रा व्यंजनों का संयुक्त रूप है। इसे श्र के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे श्रम और श्रवण आदि। 10वां, ऐ और औ के संबंध में नियम। ऐ और औ का प्रयोग लेखन और उच्चारण में थोड़ा भिन्न होते हुए भी इन्हें इसी प्रकार लिखा जाएगा। जैसे भैया, कौवा, पैसा, गैया आदि। यानी कि इसमें या के ई नहीं आएगा। 11वां, श्रुति मूलक य अथवा व। गई के स्थान पर ई का प्रयोग होगा गई। गई के स्थान पर गई। इसी प्रकार नई के स्थान पर नई, हुआ के स्थान पर हुआ का प्रयोग शुद्ध होगा। अब इस पाठ में याद क्या रखना है हमें? हिंदी भाषा में शब्द स्वर और व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। किससे बनते हैं? किसके? शब्द और व्यंजनों के संयोग से। फिर वर्तनी की शुद्धता के लिए निरंतर किसकी आवश्यकता है? अभ्यास की। जब स्वर व्यंजनों से पहले आते हैं तो ये अपने मूल रूप में ही लिखे जाते हैं। किस रूप में? मूल रूप में। व्यंजन और व्यंजन का संयोग संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब पहला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित वर्णों को अलग करके लिखिए। स सहायता स जमा अ, ह जमा अ, य जमा अ, त जमा अ। शुद्धता, सफलता, सर्वनाम, श्रोता, पुस्तक, निम्न, योग्य, यह आप स्वयं करेंगे। फिर वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर लिखे हुए हैं तो शुद्ध रूप ऐसा ही होगा। आहार, पूजा, वृक्ष, ज्ञान, ऋण, कृपया सही है, यही रूप लिखेंगे। क्षत्रिय, कुत्ता, कलश, क्षमा, ऐनक और विज्ञान। फिर वर्णों को संयोग करके लिखना है। स्वास्थ्य, प्रकाश, ऋषि, सफल, सम्मान, क्रम, समानता और प्रतीक्षा। आशा है यह पाठ आपको सही प्रकार से समझ आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखें और समझने का प्रयास करें। अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।